देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें करना क्या होगा कि जब हम लोग हीट से रिलेटेड हीट एनर्जी किसी गैस को जब सप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट वाला टर्म है, मतलब एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, और उनसे रिलेटेड जो भी चीजें स्टडी करना है, दैट विल बी अंडर द टर्म थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो टर्म्स को यूज करने वाले हैं, तो पहले हम लोग पुराने टर्म्स को देख लेते हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक। अब उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या हो सकता है वो भी एनालाइज कर लेते हैं। सपोज एक कंटेनर है, ठीक है। देखिए एक कंटेनर, इसके ऊपर एक ढक्कन लगाएंगे। इस ढक्कन का होगा एक हैंडल, इस ढक्कन का नाम कहते हैं हम लोग पिस्टन। पिस्टन कैन मूव अप एंड डाउन, पिस्टन कैन मूव अप एंड डाउन, ठीक है। अब इसके इनसाइड में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स में तो नाक बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट कुड बी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, गैस नहीं होता है वो, ठीक है। चलो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको कुछ हीट सप्लाई देते हैं। हम लोग यहाँ दो काम करेंगे, या तो हीट सप्लाई करना है या यहाँ से हीट को बाहर निकालना है, ठीक है। तो हीट सप्लाई करने से क्या होता है कि इसमें दो काम होता है। पहला, इसका एक टेम्परेचर बढ़ेगा, और दूसरा इसका जो वॉल्यूम अंदर का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, ठीक। तो इन दोनों से रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज करते हैं। एक टर्म का नाम कहलाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यू स्टैंड्स फॉर सिंबल इंटरनल एनर्जी, डेल्यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज एन CV del T। एन नंबर ऑफ मोल्स, CV का नाम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो टर्म है, दिस डेल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि प्रोसेस आप लोग सुने होंगे कुछ भी, आइसोबारिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक हीट सप्लाई इक्वल टू 0। चार टाइप के प्रोसेस आप लोग सुने भी हो। तो ये कोई भी प्रोसेस से डिपेंड नहीं करता है, कोई भी प्रोसेस लो, हर प्रोसेस के लिए डेल्टा U का फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। प्रोसेस इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। और ये बदलेगा कब, जब टेम्परेचर बदलेगा। तो कोई भी प्रोसेस हो, टेम्परेचर चेंज हुआ तो डेल्यू मिलेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो डेल्यू 0। गॉट इट। ना इसमें एक दूसरा टर्म आता है विच इज कॉल्ड वर्क डन, जिसका एक फॉर्मूला है PdV। PdV क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ सिंपल सी कहानी है, वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा। सर डेल्टा वर्क यू डन से का किसको वैल्यू, डिनोट किए? फिर से बोलिए बेटा। सर डेल्टा यू से किसको डिनोट करेंगे? U stands for change in internal energy, change in, that is capital U stands for internal energy। या इसका नाम हीट एनर्जी भी कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो, थर्मल एनर्जी भी कह सकते हो, कुछ भी नाम को, ठीक है। दूसरा एक टर्म है वर्क डन PdV। तो यहाँ पे सिंपल कहानी है, वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, और वही वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, ठीक है। बाय द सिस्टम मतलब आप इसके अंदर में है, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ऑन द सिस्टम मतलब आप बाहर से हैं, अब बाहर से देख रहे हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग थोड़ा समझो। बाय द सिस्टम मतलब आप अंदर से, तो अंदर से इसका वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन बाय द ऑन द सिस्टम मतलब आप बाहर में हैं,
तो बाहर से अगर आप देखते हैं इसका वॉल्यूम ऊपर चला गया, तो बाहर इन्वायरमेंट का वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। तो उस केस में वर्क डन ऑन द इन्वायरमेंट क्या हुआ? नेगेटिव। यहीं पे एक छोटा सा डिफरेंस है जो केमिस्ट्री वाले लोग और फिजिक्स वाले लोग में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। ठीक है, फिजिक्स वाले लोग क्या करते हैं, हम लोग बाय द सिस्टम देखते हैं, हम लोग अंदर में है, हम लोग को बस इससे मतलब है इसका वॉल्यूम बढ़ा या घटा। ठीक है, केमिस्ट्री वाले को मतलब नहीं है, वो बोलते हैं कि तुम अंदर में कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई एम आउटसाइड सिस्टम। ठीक है, मुझे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो मैं एक्सेप्टेड हूं, नहीं तो नहीं। ठीक है, वो लोग बोलते हैं अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा तो मेरे इन्वायरमेंट का वॉल्यूम तो घट गया, देन वी विल टेक इट नेगेटिव। तो इसलिए वो प्लस माइनस का इश्यू होता है बस। ठीक है, हम लोग फिजिक्स वाले में क्या करेंगे, सिस्टम मतलब जो भी कंटेनर दिया है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव, उसका वॉल्यूम घटेगा तो नेगेटिव। और केमिस्ट्री में वही क्वेश्चन आ गया तो साइन उल्टा कर देंगे बस, बाकी और कोई चेंज नहीं। कंफ्यूजन नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स में? मतलब फिजिक्स वाले बोलते हैं बाय द सिस्टम, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं ऑन द सिस्टम। नाम में कोई इश्यू नहीं। चलो अब यहाँ देखो कि जब भी हम लोग कोई वर्क डन करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है पीडीवी, वॉल्यूम बढ़ा वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम घटा वर्क डन नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंग एक लॉ डिफाइन किया जाता है विच इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ सिर्फ ये बताएगा जब भी आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, दैट इज वी गिव डेल क्यू। डेल क्यू का वैल्यू पॉजिटिव मतलब आपने सिस्टम को हीट दिया, डेल क्यू नेगेटिव आप यहां से एनर्जी को बाहर निकाले। प्लस माइनस का फंडा क्लियर? पॉजिटिव मतलब एनर्जी दिए, नेगेटिव मतलब इससे घिस के निकाल ली एनर्जी। तो एनर्जी देने से दो काम होता है, पहला टेम्परेचर बदलेगा तो टेम्परेचर के लिए डेल यू, दूसरा वॉल्यूम के लिए वर्क डन। ठीक है, अब डेल यू का फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हैं एन सी वी डेल टी, वर्क डन का फॉर्मूला पीडीवी। तो इस एक्सप्रेशन का नाम कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग जब भी किसी गैस मॉलिक्यूल का एनालाइज करेंगे दैट विल बी आइडियल गैस, और आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन होता है कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी equals nRT, pressure into volume is equal to number of moles, gas constant into temperature। इतना ही फंडा यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक एक टर्म को पहले ध्यान से एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एन सी वी डेल टी दैट्स डेल यू। तो डेल यू तभी बदलेगा जब इंटरनल एनर्जी बदलेगा, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो ही चेंज आएगा और कुछ नहीं। सेकेंड टर्म जो है वर्क डन, जिसका फॉर्मूला होता है पीडीवी। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा रिलेट करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, इससे ग्राफ, तो बताओ इसमें जो एरिया होगा इस एरिया का वैल्यू क्या लिखेंगे? सपोज दिस इज डी एक्स, तो ये हाइट का नाम तो वाई कहलाएगा। तो इंटीग्रेशन में याद है एरिया का फॉर्मूला था एक वाई डी एक्स, याद होगा। तो अगर यहाँ वाई कोऑर्डिनेट की जगह पी बना देते हैं और डीएक्स की जगह डीवी बना देते हैं, तो बताओ एरिया का फॉर्मूला वाई कोऑर्डिनेट की जगह पी, डीएक्स की जगह डीवी। अब पूरा एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो ये पी डीवी का टर्म किसके साथ इक्वेट होता है? वर्क डन, वर्क डन। दैट मीन्स अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम का कर्व गिवन है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ गिवन है, देन एरिया जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा?
वर्क डन। एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व, it gives the value of work done। इस फंडे में कोई कंफ्यूजन है बताओ? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का फॉर्मूला में क्यों डिफरेंस आया? देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एनालाइज करने में दिक्कत क्या है, ठीक है। फिजिक्स वाले इस कंटेनर से मतलब है, कंटेनर के अंदर जो गैस है हम लोग बस उसको देखते हैं। अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा तो बोलेंगे कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। कंटेनर का वॉल्यूम घटा तो बोलेंगे इसका वॉल्यूम घट गया अंदर गैस मॉलिक्यूल्स का, तो वर्क डन नेगेटिव। केमिस्ट्री वाले बोलते हैं नहीं मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम्हारे सिस्टम के अंदर कुछ भी, तुम घर में कुछ भी करो मतलब नहीं, तुम बाहर जाके हल्ला करो, पड़ोसी को दिक्कत होगा तब तुम फंसोगे, ठीक है। केमिस्ट्री वाले बोलते हैं हमको बाहर से मतलब है, तो बोलते हैं कि अगर इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो बाहर इन्वायरमेंट का वॉल्यूम घट गया, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का वॉल्यूम घट गया तो बोलेंगे वो वर्क डन नेगेटिव। केमिस्ट्री वाले को बाहर से मतलब, फिजिक्स वाले को सिस्टम इससे मतलब है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम बढ़ा तो फिजिक्स वाले बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव, केमिस्ट्री वाले बोलेंगे इन्वायरमेंट का वॉल्यूम घटा इसलिए नेगेटिव। अब इसको बताने के लिए वर्ड यह यूज करते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब फिजिक्स वाले बोलते हैं बाय द सिस्टम, हम लोग इस सिस्टम को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और केमिस्ट्री वाले बोलते हैं बाहर से मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। सर हम फॉर्मूला पूछ रहे हैं। फॉर्मूला वर्क डन का सेम सर वर्क डन का difference is the फॉर्मूला नहीं, sign। डेल्टा क्यू। सर डेल्टा क्यू वाला फॉर्मूला में डिफरेंस। del Q is the heat supplied is equal to change in internal energy plus work done। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। नहीं सर उधर था डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस वो डब्ल्यू। दूसरा कहानी होता है बेटा, वो दूसरा यूज करते हैं आप, वहां दूसरी कहानी है। अभी हम लोग फिजिक्स पे कंसंट्रेट करो, बोलो। नहीं 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 नहीं, देखो अगर यहाँ डेल फॉर्म है, यहाँ डेल फॉर्म है, तो इंटीग्रेशन के बाद जो हम लोग यहाँ भी यूनिट डालेंगे वो डेल फॉर्म में ही डालेंगे बाद में। मतलब मैथ्स क्या कहता है कि अगर यहाँ डेल है, देखो दो टर्म होता है, डेल्टा एक्स एंड डी एक्स, क्या दोनों सेम होता है? डेल्टा एक्स इज चेंज इन एक्स, डी एक्स इज वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होता है। गॉट इट? तो यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा क्यू डाल गए हैं, डेल्टा टी डाल गए हैं, तो सिर्फ अगर बिना इंटीग्रेशन साइन के डालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे पी डेल्टा वी। ऐसा हम लोग यहाँ क्या करते हैं, वर्क डन के लिए जनरल फॉर्मूला जो लिखते हैं दैट पी डी वी इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम पहले जीरो था, बाद में डेल वी हो गया, तो जीरो से डेल्टा वी तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगा, तो यहाँ भी डेल्टा, यहाँ भी डेल्टा, यहाँ भी इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेशन से पहले से कोई मतलब नहीं ना है, इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आएगा उससे मतलब है। तो बाद में डेल्टा बी, मतलब ट्रायंगल वाला तीनों जगह आ जाएगा फाइनली, ठीक है। वो मैथ्स सर अभिषेक को मीटिंग में ले लीजिए सर। क्या बोले? सर अभिषेक को मीटिंग में ले लीजिए। आगे हो, ये चीज समझ में आया? ठीक, चलो मिला जुला के फाइनली वर्क डन निकालना है, तो फॉर्मूला पीडीवी, एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है। चलो तो हम लोग अभी क्या करते हैं, कुछ सिचुएशंस देखते हैं जिसमें हम लोग वर्क डन का वैल्यू निकालते हैं। गॉट इट? चलो फर्स्ट नंबर, वाई एक्सिस में प्रेशर, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम। देखो एक सर्कल है, दिस इज वी नॉट, 3 वी नॉट, पी नॉट,
5 पी नॉट। ऐसा एक एरो भी बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम बना के पीवी ग्राफ में एक सर्कल, मतलब ध्यान से देखो तो एक क्लोज डायग्राम है या नहीं। तो क्लोज डायग्राम का मीनिंग क्या होता है? प्रोसेस का नाम कहलाता है साइक्लिक। साइक्लिक वर्ड का मतलब पाथ रिपीट होगा। तो बताओ, अगर इस पॉइंट से देखना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा, वापस आया, फिर से पाथ रिपीट हुआ कि नहीं? तो क्लोज डायग्राम मीन्स पाथ इज रिपीटेड, इसलिए नाम साइक्लिक। साइक्लिक वर्ड का मीनिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसमें आपको बोला जाएगा वर्क डन का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, चलो। तो बेसिकली देख के क्या लगा इससे? सर्कल। सर्कल का एरिया निकालना है। तो पीवी ग्राफ है ना, तो वर्क डन का मतलब क्या होगा? एरिया अंडर पीवी ग्राफ। फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के एरिया? पाई आर स्क्वायर। देखो, तो वैल्यू लिखना चाहिए था पाई। अब देखो वॉल्यूम वाले टर्म में वी नॉट 3v0, तो बीच का गैप कितना आएगा? 3v0 माइनस v0, 2v0। तो ये जो 2v0 मिलेगा वो रेडियस कहलाएगा या डायमीटर? डायमीटर। तो रेडियस हाफ, दैट्स 2v0 by 2, दैट्स v0, 1 into v0। तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब v0 स्क्वायर। एरिया तो ऐसे निकाल सकते पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक छोटा सा याद करो, हम लोग जो एरिया के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं P इंटू डीवी लेते हैं, या वॉल्यूम स्क्वायर या प्रेशर स्क्वायर लेते हैं। फॉर्मूला में जो यूनिट है प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, या सिर्फ प्रेशर का स्क्वायर या वॉल्यूम का स्क्वायर है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ऐसा इसलिए लेते हैं ताकि यूनिट में हमेशा यूनिट जूल मिले या कैलोरी मिले। हाँ, तो अगर आप सिंपल से एक यूज करो, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। लेकिन बताओ, क्या 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। उसी तरह से वर्क डन का यूनिट जूल या कैलोरी कब मिलता है? जब एक प्रेशर हो और एक वॉल्यूम हो। अगर आप सिर्फ प्रेशर के टर्म में लीजिएगा तो फिर उसको यूनिट कन्वर्ट करके जूल में लाना पड़ेगा या कैलोरी में लाना पड़ेगा। या ऐसे सब प्रेशर के टर्म में लीजिएगा, प्रेशर स्क्वायर के टर्म में, तो वैल्यू तो मिलेगा, लेकिन फिर उसको यूनिट कन्वर्ट करके कैलोरी या जूल में लाना पड़ेगा। तो अगर उन झंझट से बचना चाहते हो, कन्वर्शन, जैसे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए कुछ नंबर यूज करना पड़ता है ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 cm। तो वैसे ही अगर यूनिट कन्वर्शन वाले झंझट से बचना चाहते हो, तो एक यूनिट प्रेशर का टर्म आर स्क्वायर था ना, तो एक रेडियस प्रेशर के टर्म में डालेंगे और एक रेडियस वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये वैल्यू डायमेंशनली गलत हो जाएगा, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब पाई आर स्क्वायर में एक रेडियस वॉल्यूम के टर्म में और एक रेडियस प्रेशर के टर्म में। तो वॉल्यूम का डायमीटर 3v0 माइनस v0, 2v0 by 2, 1v0। वैसे प्रेशर के लिए देखो p0 5p0 माइनस करने पे 4p0, डायमीटर, रेडियस 4p0 by 2, 2p0। तो ये फॉर्मूला पहले समझ में आया? साइक्लिक और रिवर्सिबल सेम होता है। ठीक है, नहीं बेटा, रिवर्सिबल जब बताएंगे तब आएगा, अभी नहीं। ठीक है, चलो ये वर्ड समझ में आया? ठीक, नाउ एक रेडियस वॉल्यूम का, एक रेडियस प्रेशर का। नाउ नेक्स्ट थिंग, वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ठीक, तो बहुत सारी बुक्स क्या बोलते हैं, साइक्लिक मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज। याद कर लो, कभी मत करना, हमेशा धोखा होगा। सिर्फ एक चीज याद रखना कि इस ग्राफ में देखो प्रेशर ज्यादा किधर है, ऊपर में डाला है कि नीचे ज्यादा प्रेशर है? तो हाई प्रेशर वाला रीजन में वॉल्यूम बढ़ा या घटा? हाई प्रेशर वाले रीजन में वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव, हाई प्रेशर वाले में वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन। तो बताओ, नीचे का प्रेशर ऊपर का प्रेशर, बड़ा किसका? ऊपर का। ऊपर वाले में डायग्राम
जो एरो दिया है उसके अकॉर्डिंग देखो, बताओ वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया या घट गया? घट गया है ना, तो वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव। अब देखो डिसाइड कैसे होता है, डिसाइड कैसे होता है, आंसर विल बी दिस थिंग ओनली, डिसाइडिंग मेथड, y पॉजिटिव y नेगेटिव। यहाँ देखो 2 पॉइंट ले लेते हैं समझने के लिए, इसका नाम A, इसका नाम B ले लिया, ठीक है। अब एक और नाम ले लो, एक का नाम C ले लेते हैं, एक का नाम D ले लेते हैं। सर W Done? इज इक्वल टू के बाद पाई लिखा हुआ है वो। नहीं, पाई V0 2 P0 साइन माइनस, ठीक है, पाई 22/7 3.14। चलो अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग इस ऊपर वाले पार्ट में देखते हैं ए डी बी वाले पार्ट में, वर्क डन का मतलब एरिया अंडर कर्व, इसमें कौन सा एरिया होता है, यहां से पूरे नीचे का एरिया, यहां से पूरे नीचे का एरिया, पूरे नीचे का एरिया मतलब ए बी रेक्टेंगल बनेगा, ए बी और नीचे वाला टर्म रेक्टेंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल अब ऊपर आधा सर्कल का एरिया, ए बी ये वाला मिलके एक रेक्टेंगल और प्लस ये आधे ऊपर वाले हाफ सर्कल का एरिया, दोनों को जोड़ेंगे तो कहलाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी वाया डी, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम घटा है, तो ये सर वैल्यू फिर से बताइए ना कैसे जोड़ेंगे। नेगेटिव। फिर से सुनिए, ए टू बी वाया डी मतलब ऊपर वाले पोर्शन का वर्क डन निकालना है अगर बोला गया तो, ठीक है। दिस इज वर्क डन कंप्लीट साइकिल का, टोटल का वर्क डन ए डी बी, अगर ये निकालना पड़ा तो, ठीक है। तो ए डी बी में मतलब ये जो कर्व है इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे में एरिया कैसे निकालेंगे, ये सेमी सर्कल वाले रीजन के एरिया और नीचे रेक्टेंगल के एरिया, तो रेक्टेंगल बोले तो हाइट इनटू बेस। अब बताओ ये कितना वैल्यू था, 4 P0, 4 का आधा 2 P0, ये P0 और ये 2 P0 मिला के ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 3 P0। तो बताओ रेक्टेंगल के लिए हाइट कितना और बेस 2 P0, सो इट इज 3 P0 प्लस 2 P0, ये पार्ट हो गया। अब बताइए ऊपर वाला पोर्शन सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाई 2, बहुत बढ़िया, प्लस पाई रेडियस, एक वॉल्यूम का और एक प्रेशर का, तो प्रेशर का 2 P0 और वॉल्यूम का V0, ठीक है, बाय 2 पाई R1 R2 बाय 2, ये वैल्यू समझ में आया। और ओवरऑल इसके लिए जो साइन लगना चाहिए था, बताओ इस टोटल के लिए वॉल्यूम बढ़ा या घटा, नेगेटिव, सर घटा। नेगेटिव, क्लियर। फिर से देखो, ए डी बी वर्क डन, मतलब ये जो ग्राफ दिया है एडीबी उसके नीचे का टोटल एरिया यहां तक, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो एक रेडियस प्रेशर का एक रेडियस वॉल्यूम का, तो पाई रेडियस प्रेशर का 2 P0 और वॉल्यूम का रेडियस यहां से यहां तक V0, पाई आर स्क्वायर बाई 2। दूसरा रेक्टेंगल हाइट 3 P0 और बेस 2 V0, ये समझ में आया, ठीक। तो ओवरऑल इस प्रोसेस में वॉल्यूम घटा है तो नेगेटिव। सिमिलर वे में अगर आपको निकालना है वर्क डन फॉर द पार्ट बी सी ए, ठीक है, बी सी ए मतलब ये वाले पार्ट में, तो बताओ एरिया मतलब इस ग्राफ जो कर्व दिया गया उसके नीचे का एरिया, रेक्टेंगल में से सर्कल का एरिया घटा देंगे सेमी सर्कल का, तो रेक्टेंगल का एरिया हाइट इंटू बेस दैट इज 3 P0 इंटू 2 V0, और आधा सर्कल का एरिया वही निकाले थे हम लोग, दैट्स पाई
2p0 v0 बाय 2। अब इस एरिया को बढ़ाना, जोड़ना है या घटाना है? घटाना है। तो बताइए टोटल वर्क डन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? वॉल्यूम बढ़ा है तो इसलिए पॉजिटिव। ठीक, तो साइकिल का एरिया मतलब इसके बीच का एरिया टोटल एरिया। तो बड़ा वाला, ऊपर वाला एरिया बड़ा था, नीचे वाला एरिया छोटा है ऑब्वियसली। तो वर्क डन फॉर द होल साइकिल मतलब बीच का एरिया, बीच का एरिया, बाकी से मतलब नहीं है। तो जो ऊपर में होगा उसी का एरिया बड़ा होगा, जिसमें प्रेशर ज्यादा उसी का एरिया बड़ा ना। इसलिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग साइन डिसाइड करते हैं। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्लस लेंगे, इसका वॉल्यूम घट गया तो माइनस लेंगे। ये टर्म समझ में आया? फिर माइनस कैसे हुआ? टोटल वर्क डन सर मतलब माइनस और प्लस कैसे लेंगे? एक बार क्लोज फिर से बताइए। डायग्राम है, फिर से सुनो। टोटल का मतलब जो क्लोज डायग्राम है उस क्लोज डायग्राम का एरिया। वर्क डन फॉर द होल साइकिल मीन क्लोज्ड डायग्राम के अंदर का एरिया। सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, और जिसका प्रेशर बड़ा है तो हाई प्रेशर वाला पॉइंट ऊपर है। इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या हुआ? कम हो गया ना, तो वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो पूछो अब। फिर नीचे माइनस कैसे किया? ये तो पेन से लिखो माइनस साइन तो हो जाता माइनस। नहीं सर वो नहीं, मतलब सर माइनस कैसे हुआ? सर एक बार डबल रेडियस वाला बता दीजिएगा ना, पी नॉट और वी नॉट वाला। डबल रेडियस है पाई आर स्क्वायर, तो एक रेडियस प्रेशर वाला वाई कोऑर्डिनेट का और एक रेडियस एक्स कोऑर्डिनेट का। इलिप्स तो का एरिया का माइनस फॉर्मूला कैसे सुने हुआ? हो? दैट इज पाई ए बी, एक रेडियस एक्स एक्सिस का, एक रेडियस वाई एक्सिस का। बिल्कुल वही फंडा। चलो सेकेंड, सर बोथ एक्सिस वॉल्यूम के लिए। देखिए सेकंड वाले में ए टू बी जाने का दो पाथ दिए गए, ठीक है, इसको तीन बनाते हैं। चलो 1 2, और बीच वाले लाइन का नाम भी 3, तीन पाथ हो गए 1 2 एंड 3। तो तीनों में आपको बस ये वो बताना one है और two वर्क बोल रहे डन हैं? का वैल्यू इन तीनों पाथ में ए टू बी में पॉजिटिव सर वो नेगेटिव पी क्या के होगा? आगे 1 लिखा हुआ है या आई? इट्स 1 2 सर यहाँ नीचे सर, 3 सर ये वाला ए के नीचे। वी पी। सर ए के नीचे वाला। कौन सा? ये सर डायग्राम में ए के नीचे क्या लिखा हुआ है सर, 1 या आई? आई मतलब 1। सर वो वाला नीचे वाला सर। नीचे नहीं, नीचे कुछ नहीं, नीचे से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तीनों में वर्क डन बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव किसमें होगा। दिस इज ए। एक दूसरा डायग्राम ऐसा ही, बी, प्रेशर वॉल्यूम ए टू बी। एक मिनट भैया, थक जाओ। 4 5 6, ठीक है, 4
5 6, इन तीनों बताना, ए और बी दोनों मिला के वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा इसमें। चलो चेक करें, पहला बता दो, बाकी आप लोग निकालो। चलो फर्स्ट वाले में बताओ। हम लोग को यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, पीडीवी, वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा देखना था। तो बताओ वॉल्यूम कौन से एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। तो 1 वाले में देखो ऊपर जा गया ना, तो वॉल्यूम बढ़ा। फिर उसका देखो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट पे नीचे आया तो वॉल्यूम घटा। तो जितना वॉल्यूम बढ़ा था स्टार्टिंग में उतना ही वॉल्यूम घट भी गया, तो वर्क डन 0 होगा क्या ना। क्या डिसाइड किए थे, प्रेशर जिसमें ज्यादा है उस वाले में, क्योंकि फॉर्मूला क्या था वर्क डन का, पीडीवी। वॉल्यूम में चेंज के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, पी। ठीक है, तो पी अगर बड़ा हुआ तो बड़ा वैल्यू इंटू डीवी और छोटा वैल्यू इंटू डीवी, क्या सेम आएगा, अलग अलग होगा ना। तो बड़ा वैल्यू कौन मिलेगा, जिसमें पी बड़ा हो। अब मुझे बताओ पी वाला वैल्यू राइट साइड में बड़ा है या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। तो राइट साइड में वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम घट गया तो मतलब राइट साइड में जो डिसाइड होगा वही फाइनल वर्क डन का वैल्यू भी डिसाइड होगा। तो राइट साइड में वॉल्यूम घट गया तो वर्क डन, समझ में आया। नहीं सर, पी का वैल्यू किधर बड़ा है, राइट साइड में। तो राइट साइड में वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया है, तो वैल्यू 3 वाले में वॉल्यूम कभी बदला क्या, तो कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या कहलाएगा, डीवी मतलब 0 चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो नहीं बदला, ये वैल्यू इसका निकाल के बताइए। चेंज इन वॉल्यूम तीनों में तो 0 है ना। फिर तुम सारी चीज फिर से मिस किया, क्या बोले, तो चेंज हाई इन वॉल्यूम प्रेशर तीनों वाले में 0। रीजन में, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो, हाई प्रेशर वाले रीजन में वॉल्यूम क्या हुआ वो डिसाइड करो। हाई प्रेशर कहाँ है, मिडिल के राइट साइड में है या मिडिल के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड। राइट साइड वाले में वॉल्यूम का क्या होगा वो डिसाइड होगा। ठीक है, चलो 4 नंबर। तो ये तो पता कैसे पॉजिटिव करेगा होगा। कब 0 लेंगे कब पॉजिटिव लेंगे कब नहीं। सिंपल सी कहानी है, हाई प्रेशर वाले रीजन में वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव, हाई प्रेशर वाले में वॉल्यूम घटेगा तो नेगेटिव। बस शुरू से लास्ट तक, बस शुरू से लास्ट तक सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम देखोगे तो हमेशा गड़बड़ होगा। साइक्लिक प्रोसेस मतलब ए पॉइंट से ग्राफ घूम के वापस ए पे आया, तो ए में जो वॉल्यूम था वापस ए में वॉल्यूम वो इतना ही रहा, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ऑल 0। तो वर्क डन 0 बता देंगे क्या, नहीं ना। हम लोग बस देखेंगे, देखो ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ए टू बी, ऊपर वाले रास्ते से चेंज हुआ, नीचे वाले रास्ते में तो उतना ही चेंज हुआ, लेकिन ऊपर वाले में प्रेशर का वैल्यू बड़ा था तो ऊपर वाले का वर्क डन बड़ा था, नीचे वाले का प्रेशर कम है तो नीचे वाले का वर्क डन कम है। तो नेट वर्क डन जिसका वर्क डन बड़ा है वही डिसाइड करेगा, तो हाई प्रेशर वाला डिसाइड करेगा। तो वही कहानी यहाँ देखें हम लोग, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज, जितना वॉल्यूम ऊपर गया उतना ही वॉल्यूम नीचे गया, चेंज इन वॉल्यूम तो 0 मिला। लेकिन इस वाले पोर्शन में इधर वाला प्रेशर था, इसके बाद वाले में इधर वाला प्रेशर है, तो बड़ा प्रेशर किसमें है, राइट साइड वाले में। तो जिसमें बड़ा प्रेशर होगा वही डिसाइड करेगा, तो बड़ा प्रेशर तो इधर का था, तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ना। ठीक है, अब बड़ा प्रेशर वाले में एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है ना, तो इस वाले में वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया ना, वाई कोऑर्डिनेट कम हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया, इससे वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, अब वही इस केस में वॉल्यूम बढ़ गया तो पॉजिटिव। अब 3 वाले में सीधा रहा, वॉल्यूम तो कभी बदला ही नहीं, किसी स्टेप में थोड़ा भी चेंज हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम 0, सो वर्क डन इज 0।
4 पॉजिटिव, 6 नेगेटिव और 5 ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। पॉजिटिव होगा सर। क्या बताओ सर नंबर 3 पे 0 फोर हुआ वाले है, में। कैसे बताइए फिर से। ए से यहाँ तक पॉजिटिव वॉल्यूम बढ़ा या घटा? वॉल्यूम कौन सा एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस देखो, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा कि घटा? यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे और यहाँ पे एक्स बढ़ा। कोऑर्डिनेट सब बढ़ा। बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट और और बढ़ गया। बढ़ा। एक्स कोऑर्डिनेट कभी कम हुआ? मतलब नो वॉल्यूम सर। हमेशा ही बढ़ा, तो वर्क डन। तो यहाँ पॉजिटिव। देखो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा, सब बढ़ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा फिर है। से बढ़ा, फिर से बीच वाले में एक्स कोऑर्डिनेट ऑल आर पॉजिटिव। सर इसमें हाई प्रेशर क्यों नहीं लिए? आप ले लो बेटा, हाई प्रेशर लो। गड़बड़ी कब होती है बताओ? जब कभी वॉल्यूम बढ़ा कभी वॉल्यूम घटा, तो जिसमें वॉल्यूम बढ़ा तो पॉजिटिव, किसी में वॉल्यूम घटा तो नेगेटिव। तब न डिसाइड करना होता है कि एक प्लस भी आया माइनस भी आया, क्या दोनों बराबर है, या प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला बड़ा है? तब ना प्लस माइनस का कंफ्यूजन होगा। हाँ, क्या हमेशा सब प्लस में है तो कभी दिक्कत होगी क्या? क्या हमेशा माइनस में है तो कभी दिक्कत होगा क्या? यहाँ क्या हुआ था, वॉल्यूम पहले बढ़ा था फिर वॉल्यूम घटा था, तब देखना पड़ेगा ना क्या जितना वॉल्यूम बढ़ा था उतना ही वॉल्यूम घटा है, तो वर्क डन दोनों में क्या इक्वल है? इक्वल है तो घट के 0 होगा। कोई एक बड़ा है तो वही डिसाइड करेगा। तो बड़ा कौन सा था? बाद वाला, वो डिसाइड किया। ठीक है, सर 4 का वर्क डन ज्यादा आएगा ना? क्या करना चाहिए? नहीं, अभी क्या दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बताओ ना, क्या करना चाहिए वो तो हम लोग बाद में क्वेश्चन पहले। यहाँ कोई कंफ्यूजन समझ में आया? सर 4 ज्यादा होगा ना? क्या बोले? सर 4 ज्यादा होगा ना? 4 में क्या ज्यादा होगा? सर वर्क डन। तुमको तो पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है, बड़ा छोटा थोड़ा ना बताना है। चलो ये बताओ, चलो अब अगर बताओ, वर्क डन कंपेयर करना है 4, 5, 6, बड़ा वर्क डन कौन सा, छोटा कौन सा, सबसे छोटा कौन? 3 कॉम्पेरिजन है। सर सबसे बड़ा सबसे 4 ज्यादा होगा। प्रेशर ऊपर में, सबसे बड़ा, उसके बाद ये सबसे छोटा वर्क डन, ये इन तीनों में सबसे बड़ा वर्क डन प्लस से बड़ा होता है 1 ना, होगा सर। सो 1 फिर 3 फिर 2। सबसे बड़ा पॉजिटिव, उसके बाद 0 और नेगेटिव तो सबसे छोटा होता ही है। अब देखो एरिया अंडर पीवी ग्राफ मतलब कौन सा एरिया? नीचे वाला एरिया कि वॉल्यूम इधर है? इधर, यहाँ पे ऐसे देख के तो लगा है जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा। हाँ, लेकिन ऊपर में देखो वॉल्यूम का वैल्यू बड़ा है, नीचे में वॉल्यूम का वैल्यू डिफर चल जाएगा। सर सबसे ज्यादा 1 होगा। अब सिंपल बताओ, +2, 0, -2, इसको कंपेयर कर सकते हो? सबसे बड़ा कौन, छोटा कौन, सबसे छोटा कौन? नहीं यस सर। सर। हाँ, तो बस वही कहानी नहीं है, एक प्लस है एक माइनस है 0 है, कंपेरिजन नहीं हो जाएगा? यस सर समझ। ये फंडा समझ में आया? चलो देखो, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली आपको ये ढूंढना है कि टोटल नंबर ऑफ
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने होते हैं? ठीक है, टोटल कितने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब कौन से प्रोसेस को आप यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं? जैसे एक नाम सुने, आइसोबारिक, दैट इज प्रेशर कांस्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगा उसका नाम आइसोबारिक प्रोसेस। तो एक कंडीशन डिसाइड हुआ। वैसे कितने टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकते हैं? 5। दैट इज टोटल नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कितने हो सकते हैं बताइए? 5। 5 5 का स्पेलिंग ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। अब पूछा जाए कैसे। ठीक है, कैसे इनफाइनाइट होते हैं? 4 ही तो नाम सुने हो आप लोग। थर्मोडायनेमिक में आइसोबारिक, आइसोथर्मल, वो सब सुने हो ना? 4 ही नाम सुने हैं। अब मैं बोलूंगा इनफाइनाइट कैसे, पहले वो ढूंढते हैं। ठीक है, देखो एक छोटा सा सिचुएशन समझना है, इसको लिखना नहीं है आप लोग को, बस थोड़ा समझो। एक पिस्टन, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स, इसका एक हैंडल, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सबको मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स डाले गए हैं। ठीक है, वॉल्यूम बनाने के लिए स्केल्स बने हुए हैं। ठीक है, सपोज हम लोग एक प्रेशर चुनते हैं, एक प्रोसेस चुनते हैं, P² इंटू वॉल्यूम का पावर 5 इक्वल टू कांस्टेंट। चुन लिया अपने मन से कोई भी, मेरी मर्जी, मेरा बोर्ड, मेरा पेन। ठीक, अब ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं? ठीक है, नॉट अब पॉसिबल। करते क्या है, देखो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल बना देंगे। P का वैल्यू 1, V का वैल्यू 2, ठीक, कांस्टेंट आया वैल्यू, इसका 1, V इसका 1, इसका वैल्यू 2, कांस्टेंट आया। ठीक है, क्या हुआ? इसका वैल्यू 2, इसका V का नया वैल्यू मिल जाएगा कांस्टेंट हाँ। के अकॉर्डिंग। क्या हुआ? टेबल बन सकता है या नहीं? गॉट इट? एक टेबल बन सकता है, टेबल बना लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, उस टेबल के अकॉर्डिंग प्रेशर के एक वैल्यू डालें, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम का वैल्यू सेट कर दिए। ठीक, अगर सेट नहीं हुआ तो हम लोग कुछ हीट सप्लाई कर दिए या कुछ हीट को निकाल दिए, तो टेबल का पहला जो डिजिट है वो फुलफिल हुआ। फिर थोड़ा सा क्या, वॉल्यूम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, सेकंड वॉल्यूम का वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग प्रेशर का जो वैल्यू मिलना चाहिए तो वो हो सकता है मिलेगा भी, नहीं मिलेगा। तो उस प्रेशर का वैल्यू अगर नहीं मिलता है तो कुछ हीट देना पड़ेगा तो दे दिए, निकालना पड़ेगा तो निकाल दिए। सेकंड वैल्यू मैच किया। वॉल्यूम का थर्ड वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू नहीं मैच किया तो हीट दिए या निकाल दिए, ठीक, मैच किया। तो ऐसा करके इस प्रोसेस को फॉलो अप किया जा सकता है कि नहीं? ऐसे कितने प्रोसेस हो सकते हैं? मैंने तो अपनी मर्जी से चुना था, आप तो कोई भी चुन सकते हो। दैट कैन बी फॉलोड। तो ऐसे नंबर ऑफ प्रोसेस इनफाइनाइट। ठीक है, अब होता क्या है कि इन सभी प्रोसेस में से कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, जिसे हम लोग बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, जिसका 4 का नाम सुने थे आप, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे और जनरल एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसका फॉर्मूला होगा P इंटू V का पावर N। ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। जनरल बोले तो कोई भी आइसोथर्मल को भी इससे निकाल सकते हैं, आइसोबारिक को भी इससे निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हो सबके लिए। और इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट ले लो तो P का पावर 2/2 1, ये बचेगा 5/2। इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? तो P का पावर कांस्टेंट, N could be take any value, कुछ भी फ्रैक्शन, रूट, कुछ भी बना दो, पॉसिबल। हम लोग 5 प्रोसेस पढ़ेंगे, गॉट इट? ठीक है, पहला से स्टार्ट करते हैं। पहला,
आइसोबैरिक प्रोसेस। सबसे पहले डेफिनेशन, इसे हम लोग तब डिफाइन करते हैं जब प्रेशर का वैल्यू एक कांस्टेंट होगा। तो प्रोसेस का नाम आइसोबैरिक, ठीक है। इसके बाद इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन किससे निकालेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन से इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन दिया P का वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को नीचे ले जाएं तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर का वैल्यू V अपॉन T का वैल्यू nR अपॉन P। तो हम लोग यहाँ जब भी कंडीशन लेते हैं एक क्लोज्ड कंटेनर जैसा रखते हैं जिसमें पिस्टन डालते हैं, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर तो नहीं निकल सकते हैं। तो इनसाइड के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है क्या वो टाइम के साथ बदलेंगे? नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ना भी कांस्टेंट पड़ा हुआ है, पी के नाम तो कांस्टेंट बना दिए हम लोग। तो राइट साइड वाला टर्म, तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर एक कांस्टेंट हो गया, तो नाम क्या कहलाएगा? V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। बताइए बच्चों, कुछ कंफ्यूजन है इस प्रोसेस में? क्लियर? सर पी का पावर क्यों नहीं आया? क्या बोले सर पी का पावर क्यों नहीं आया? बेटा? कांस्टेंट है ना। सर वो वाला पी नहीं, ऊपर वाला पी। इसमें क्या? तो पावर क्यों नहीं आया पी का? ये फॉर्मूला आया। यस सर। चलो, P का पावर 2/2, V का पावर 5/2, कांस्टेंट का पावर 1/2। एक नया कांस्टेंट मिलेगा, लिख सकते हैं। यस सर। ये बताओ, ये क्या यही फॉर्मूला है या कुछ और है? यही है सर। तो P का पावर 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यस सर। जनरल ये फॉर्मूला बना दिए हम लोग, हर कोई सिस्टम में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, दो फंडा क्लियर। ग्राफ, VT ग्राफ, ठीक है। तो पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर हम लोग VT ग्राफ पे आते हैं। कैसा होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। इधर वाले को हटा दें। देखिए बच्चों, जब भी कोई ग्राफ निकालना हो, ग्राफ के लिए हमेशा एक ही इक्वेशन होता है जिससे ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं। दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। डिसीजन हमेशा यहीं से होता है। तो पहला ये ग्राफ किसके बीच में, पहले वो देखो, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहला फंडा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप y कोऑर्डिनेट पहचानो, x कोऑर्डिनेट पहचानो, और आप इक्वेशन भी y कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x कोऑर्डिनेट लिख डालो। y कोऑर्डिनेट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, मतलब वॉल्यूम का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ देखो P और V है, तो y कोऑर्डिनेट क्या था? वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम का वैल्यू निकालो, क्या होगा बताओ? nR/P इंटू T। तो nR/P कांस्टेंट है, तो दिस इज y कोऑर्डिनेट इक्वल टू कांस्टेंट इंटू
t बोले तो x कोऑर्डिनेट। इसको कुछ ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कांस्टेंट m इंटू एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। अब थोड़ा जाना पहचान लगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऑरिजिन से, बस ध्यान में रखिएगा स्टार्टिंग में डॉटेड लाइन बनाना, उसके बाद स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू। ठीक है, डॉटेड लाइन इसलिए बिकॉज अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ज्वाइन कर दिए, उसका मीनिंग क्या है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, 0। तो बताओ कभी आज तक 0 टेम्परेचर बोले तो 0 केल्विन अचीव किया गया है? ठीक है, और 0 वॉल्यूम वो भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग एम्बिग्विटी से बचने के लिए कि बाद में मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा नहीं पता, हम लोग उस झंझट में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, कोई सवाल पूछेगा 0 वॉल्यूम होता है, बोलेंगे देखिए डॉटेड लाइन है। ठीक है, जब होगा तब सॉलिड लाइन बनाएगा, अभी नहीं पता चले नहीं बनाया। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 लाइन स्केच करते हैं तो दोनों के लिए ये इक्वेशन को फॉलो करें ना, आइसोबारिक को था, तो दोनों ग्राफ में अलग अलग नाम दे देते हैं। इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2। अब फिर ये पूछा जाएगा 2 अलग अलग बनाया गया तो प्रेशर वाइज बड़ा कौन, छोटा कौन? तो ना 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 ना, ठीक से मदद करने के लिए ये आता। ठीक है, और कैसे होगा इसके लिए सिंपल फंडा है, आपको क्या करना है, यहां से एक डॉटेड लाइन को ऊपर ले जाना है, सिंपल। ले गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढो, कुछ करना नहीं है, बस इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, बस उसको डॉट बना देना, बन गया। अब बताओ दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर का वैल्यू T सेम, आपको चेक क्या करना है, प्रेशर बड़ा या छोटा, तो इन दोनों का वैल्यू एक कांस्टेंट है। बताओ जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा उसका प्रेशर कम होगा, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है ना। तो बताओ इसमें वॉल्यूम किसका बड़ा, नीचे वाले का या ऊपर वाले का? ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम बड़ा तो उसका प्रेशर, तो P1 स्मॉल P2 बड़ा। फिर से बताएं, फिर से देखो फिर से, टेम्परेचर दोनों का सेम, T सेम, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, जिसका वॉल्यूम बड़ा उसका प्रेशर, तो वॉल्यूम मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट इसका बड़ा है या इसका बड़ा, ऊपर वाले का y कोऑर्डिनेट बड़ा, तो ऊपर वाले का y कोऑर्डिनेट बड़ा मतलब वॉल्यूम बड़ा, तो उसका प्रेशर छोटा, तो y मतलब P1 छोटा है P2। कंक्लूजन निकालने में समझ में आया? तो जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन करना होगा y एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, वहां से कॉम्प्लिकेशन P1 लेस देन P2। हाँ आप दोनों ले सकते थे ना बेटा, इधर से भी लाइन बना के ले सकते हो, इधर से भी लाइन बना के ले सकते हो, लेकिन एक ही कॉमन फॉलो करने से क्या होगा, हर क्वेश्चन में कभी ये उसमें कंफ्यूजन है, हमेशा एक ही बना के डिसाइड कर लेंगे। सब में आ गया, सब में वैसा ही देखेंगे। गॉट इट? चलो अब यहाँ ये फंडा समझ में आया। चलो अब एक ग्राफ पूछा गया है, डेंसिटी फॉर्मूला याद है, मास और वॉल्यूम एंड T टेम्परेचर के बीच में ग्राफ कैसा होगा पहले वो बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ स्केच करने के लिए फंडा क्या सीखे अभी हम लोग, y कोऑर्डिनेट शुड बी इन टर्म्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये लिखेंगे तब डिसाइड होगा, स्ट्रेट लाइन का क्या आना है सब उससे डिसाइड होगा। तो यहाँ y कोऑर्डिनेट पे डेंसिटी है, x कोऑर्डिनेट में टेम्परेचर, तो अपने को डेंसिटी निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, तो मदद के लिए आइडियल गैस इक्वेशन, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, तो बताओ कौन से टर्म को मास के साथ, वॉल्यूम तो दिखेगा, तो PV इक्वल टू nRT में कौन से टर्म को मास के साथ आप रिलेट कर सकते हैं? सर मोल्स। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स बाय मॉलिक्यूलर मास, याद है? बिल्कुल सही। तो पहले हम लोग को वो मेहनत करना पड़ेगा, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो ये हो गया P V, नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मॉलिक्यूलर मास RT। ठीक है, तो यहां से
P इंटू M, इसको नीचे ले जाओ, स्मॉल m बाई v R इंटू T, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला डेंसिटी Pm इक्वल टू डेंसिटी RT। तो देखो डेंसिटी भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया। तो बताओ डेंसिटी का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, फॉर्मूला क्या होगा? Pm बाई R इंटू 1 बाय T, ठीक है। ये वैल्यू समझ में आया? चलो, तो डेंसिटी मीन्स वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, ऊपर है या नीचे? तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 1 बाय एक्स कोऑर्डिनेट, तो y इक्वल टू 1 बाय एक्स। ये कैसा ग्राफ होता है? सम कांस्टेंट बाय एक्स, y इक्वल टू 1 बाय एक्स। ऐसे ग्राफ का नाम करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। रेक्टेंगल बनाने ही नाम रेक्टेंगल है बस। इन सब का ग्राफ जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कुछ इस टाइप से आता है। y इक्वल टू 1 बाय एक्स, ये भी गया। 1 बाय एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही जाएगा, 1 बाय एक्स क्यूब भी ऐसे ही जाएगा, 1 बाय रूट एक्स का ग्राफ भी इसी टाइप का जाता है। तो यहाँ देखो दो ग्राफ बना दिए, कंपैरिजन भी करना है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा दिस इज P1, दिस वन इज P2। P1 P2 में बड़ा कौन? P1 और P2 में बड़ा कौन? हाँ, प्रेशर P1 P2 है, बड़ा प्रेशर कौन सा, छोटा प्रेशर कौन सा? यहाँ कैसे दिखाई दिया? Sir, P1 is greater than P2. डॉटेड लाइन दिख रही है, P1 बड़ा फिर से वहां डॉटेड लाइन बनाओ और इक्वेशन देखो, वहां से डिसाइड करो। ये डॉटेड लाइन कैसा था? वर्टिकल ना, फिर से वर्टिकली बनाओ। हमेशा वर्टिकली लाइन बनाने की आदत डालो, बदला बदली नहीं करेंगे, ठीक है। अब बताओ दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर का वैल्यू, अब इक्वेशन देखो, टेम्परेचर दोनों का सेम, ये तो डिसाइड नहीं करेगा। जिसका डेंसिटी बढ़ा उसका प्रेशर पक्का। बताओ डेंसिटी किसका बढ़ा, नीचे वाला का या ऊपर वाले का? ऊपर वाले का नाम, तो P1 बड़ा होगा P2 से। फिर से देख लो, लाइन बना दिए, इस लाइन में टेम्परेचर दोनों का सेम, T सेम, तो बचा कौन? डेंसिटी प्रेशर। जिसका डेंसिटी बढ़ा उसका प्रेशर बढ़ा, प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो डेंसिटी जिसका बढ़ा उसका प्रेशर बढ़ा, तो डेंसिटी बढ़ा किसका है? ऊपर वाले का। ऊपर वाले का प्रेशर बढ़ा, ऊपर वाले का नाम P1 है। यहाँ बताएंगे P1 ग्रेटर देन P2। बोलो कौन सा? थर्ड पार्ट का मतलब नीचे, इस तरफ, इस तरफ। चलो बताओ, इस कोऑर्डिनेट में टेम्परेचर पॉजिटिव, अगर पीछे ले जाएंगे तो टेम्परेचर होता है क्या? ठीक, ऐसे होगा। ये बताइए, 3 पार्ट पढ़े हम लोग। होना क्या चाहिए कंडीशन? प्रोसेस का नाम, आइसोबारिक मींस प्रेशर कांस्टेंट, आइडियल गैस से इक्वेशन निकाले, इसके बाद ग्राफ किए, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वर्क डन, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बताओ? PdV, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करना है, बताओ प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट की वेरिएबल, प्रेशर का वैल्यू P बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम में, तो हम लोग P को बाहर निकाल के डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट्स डेल V। चाहो तो उसको लिख सकते हैं P डेल V मीन्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। P तो कांस्टेंट है, ठीक है। सर उधर ऊपर वाला दिख नहीं रहा था। एक मिनट,
P del V, P into V2 minus V1, ये क्लियर? चलो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे, PV इक्वल टू nRT। चलो P इंटू V2 का वैल्यू nRT2 माइनस P इंटू V1, nR कॉमन निकाल सकते हैं। चलो तो फाइनली वर्क डन का फॉर्मूला P del V, that is P into V2 minus V1 या फिर nR del T, जिसका फॉर्मूला nR कॉमन P2 माइनस, इसमें से जो कंडीशन दिया गया है, वॉल्यूम और प्रेशर दिया गया है, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, टेम्परेचर दिया गया है तो इन दोनों में से कोई एक लगा लेंगे। ठीक है, पीवी का फॉर्मूला क्या होता है? nRT या nRT इंटू पी? nRT इंटू पी, nRT PV2 nRT2 माइनस PV1 nRT1, nR कॉमन, जी मल्टीप्लाई करने के बाद ही ना वैल्यू आया। ठीक है, मतलब जितने भी प्रोसेस होंगे सभी प्रोसेस में हम लोग ये सारे टर्म्स निकालेंगे और निकालने के बाद याद बस रखेंगे एक को, ये वर्क डन का फॉर्मूला याद रखने का बस एक चीज, हर प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला याद करना चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, प्रोसेस का नाम तो पता ही है, बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रोसेस का नाम क्या था? आइसोबारिक। बस इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सब निकाल गए थे। चलो पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं हम लोग। तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो सबका नंबर आएगा सब जगह। प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो उसका नंबर आएगा ना, बस थोड़ा वेट कर। इसको हटा दें। देखिए सेकंड प्रोसेस आइसोगोरिक। ठीक है, डेफिनेशन इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। चलो आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन निकालते हैं, PV इक्वल टू nRT। वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो बदलने वाला कौन? P एंड T। तो इक्वेशन क्या मिलेगा? P बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बदलने वाला कौन? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो P एंड T। तो लिखेंगे P बाई T कॉन्स्टेंट, तो फॉर्मूला P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाय T2। इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो इक्वेशन के बाद नेक्स्ट ग्राफ। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कैसा होगा बताओ? मतलब P का वैल्यू T के टर्म में विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, P का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ T के टर्म्स में?
एन आर बाई वी, इसको ब्रैकेट में बाद में टी, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू mx, ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, शुरुआत में डॉटेड प्लस सॉलिड लाइन। अगर लॉग ले लेंगे तो क्या ये टी का होगा या बीच में लॉग भी घुस जाएगा? नहीं लाना, सिंपल से खुश रहो ना। चलो ये समझ में आया? चलो कीप थिंग सिंपल, सिंपल ही रखो। फिजिक्स आसान है उसको आसानी बना के रखो, डिफिकल्ट बनाओ तो दिक्कत होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से दो वॉल्यूम V1 V2, बड़ा कौन छोटा कौन, ये बताना। सर V2 greater than V1. ठीक है, वही कहानी, डॉटेड लाइन मतलब बताओ जी। टेम्परेचर सेम, जिसका प्रेशर बड़ा उसका, तो प्रेशर बड़ा किसमें है, ऊपर वाले में कि नीचे में? इसका प्रेशर बड़ा तो इसका वॉल्यूम छोटा, तो V1 लेस देन V2। कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट वन, वर्क डन। पहले फॉर्मूला पीडीवी, अगर फॉर्मूला बेसिक तो एक ही रहेगा, बेसिक फॉर्मूला से ही स्टार्ट करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ इस प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं, कांस्टेंट है ना, तो डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज, तो आपको याद रखने वाला आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में वर्क डन का वैल्यू 0 आता है, बस इसको नोट कीजिए। सर आइसोकोरिक प्रोसेस अगर साइक्लिक हुआ तो? चलो देखो नेक्स्ट वन, देखिए बच्चों, इसके बाद थर्ड वाले में आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, चलो इक्वेशन बताइए इसके लिए क्या होगा, मदद करने के लिए एक इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT, T इक्वल टू कांस्टेंट, तो PV कांस्टेंट, इक्वेशन P2V2। ठीक है, अब फ्यूचर में ख्याल में मत खो, प्रेजेंट पे आओ। चलो इधर, इस पे कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद नेक्स्ट वन, ग्राफ। ये बताइए पीवी ग्राफ मतलब y कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या है? p, x कोऑर्डिनेट b, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट बाय x कोऑर्डिनेट, डिवीजन में x कोऑर्डिनेट हो गया, तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, इसका ग्राफ का फॉर्मूला तो पता है अपने को, ऐसे ही बनता है। अब फिर यहाँ पूछेगा एक T1 हो गया एक T2 हो गया, बताओ बड़ा छोटा कौन? एक को बड़ा बोलेगा और छोटा बोलेगा, कोई ना कोई तो आएगा ही। T2 छोटा T1, चेक करते हैं सीधा लाइन। चलो यहाँ से डिसाइड करो, वॉल्यूम सेम, जिसका P बड़ा उसका T बड़ा, T बड़ा किसका है बताओ? इसी का ना, दैट इज T1। बहुत बढ़िया, T1 ग्रेटर देन T2, बिल्कुल सही। मैथड सिंपल है, डिसाइड करना। चलो वर्क डन, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्कूल के एग्जाम के लिए।
ठीक है, फॉर्मूला पीडीवी, पीडीवी तो पीवी इक्वल टू एनआरटी था। तो अपने को देखो ये बताओ, इंटीग्रेशन करना है तो दोनों वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट होगा तभी बाहर निकलेगा, और वेरिएबल हुआ तो नई इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन और वेरिएबल एक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पी वेरिएबल है ना, कांस्टेंट तो टेम्परेचर था, प्रेशर तो नहीं था। तो आपकी इक्वेशन चाहिए वॉल्यूम के ही टर्म में, तो पी को आपको किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, मदद के लिए अकेला फिर से वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पी के वैल्यू को वॉल्यूम के टर्म में लिखना है। तो क्या इक्वेशन आएगा बताइए, एन आर टी अपॉन वी डी वी, ये वेटिंग रूम में है। ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, ठीक है, तो वेरिएबल एन आर टी डी वी अपॉन डी। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/x का इंटीग्रेशन ln x, 1/x इज ln x। तो यहाँ इंटीग्रेशन एन आर टी ln v, अब लिमिट भी तो डालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का कंडीशन ले लेते हैं, शुरुआत में वॉल्यूम v1, बाद में वॉल्यूम v1 से v2, दैट्स फ्रॉम v1 टू v2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करेंगे, देन यू विल गेट एन आर टी ln, पहले ऊपर वाला वैल्यू v2 माइनस नीचे वाला वॉल्यूम v0, ठीक है। तो ये हो गया log सर, a ln माइनस log b, फॉर्मूला सर ln मतलब ln इज log का बेस e, log बेस e, ठीक है। तो मैथ में पढ़ाया जाता है ना, log लॉगरिथमिक, एन आर टी ln v2 बाय v1, देखो। तो फाइनली डेरिवेशन का प्रोसेस हो गया। याद रखने वाली चीज, आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला एन आर टी ln v2 बाय v1। इसी को चाहो तो एक और फॉर्म में लिख सकते हो, एन आर टी ln, अब यहां देखो v1 बाय v2 किसके इक्वल आएगा, v1 by v2 बाय v1, v2 बाय v1 किसके इक्वल आएगा, p1 by p2। p1 बाय p2। इसको हम लोग चाहे तो प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए प्रोसेस ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आंसर ध्यान में रखना, ठीक है। बोलो, ln का वैल्यू तो आप लिख ही सकते हो, नहीं ln के टर्म में, फिजिक्स में ln के टर्म में ही चलता, लॉग के टर्म में भी लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। अब देखो लास्ट प्रोसेस, नाम याद है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं जब हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो भी कंटेनर में आप गैस रखे हैं उसको ना आप हीट दिए हैं ना हीट निकाले हैं, हीट सप्लाई नहीं, ना दिया गया ना लिया गया, तो प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक, ठीक है। अब देखो एडियाबैटिक में जब हम लोग इक्वेशन देखते हैं तो इसका भी डेरिवेशन नहीं कर लेना है,
बस आपको इक्वेशन याद रखना है, इट इज पी वी का पावर गामा कांस्टेंट। इसमें जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं गामा, दिस इज सीपी बाय सीवी, एडियाबैटिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो टर्म है सीपी बाय सीवी, जिसका नाम एडियाबैटिक कोएफिशिएंट है, ये यूज होता है। ठीक है, और इसके लिए एक टेबल बनता है जो हम लोग इसमें सीखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि अलग अलग गैसेस के लिए रेशियो क्या आएगा। ठीक है, मतलब फिलहाल अब मान के चलो पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसका इक्वेशन होता है जहां गामा का वैल्यू सीपी अपॉन सीवी एक रेशियो है। ठीक है, एक रेशियो। ठीक है, और सीपी सीवी को रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन भी है जिसका नाम कहलाता है सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, सीपी इन टर्म्स ऑफ सीवी। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करो, जैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे इक्वेशन का नाम मतलब बस ये, लेकिन अगर आप मेहनत करो तो ये सीपी का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ नहीं डाल सकते क्या? सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? गामा टाइम सीवी। तो पहले पुट कर देते हैं सीपी का वैल्यू गामा सीवी, सीवी प्लस आर। सीवी को एक साइड ले जाओ, ये होगा, तो सीवी का वैल्यू ये लिखा जा सकता है या नहीं? सीवी इन टर्म्स ऑफ गामा एंड आर। ठीक है, इस टर्म में भी चाहो तो एक्सप्रेस किया जा सकता है, बट इक्वेशन का मतलब बस ये। सीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो बस यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेल क्यू का वैल्यू का फुल फॉर्म 0। इसका फुल फॉर्म सीपी और CV। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सीपी इन टर्म्स ऑफ सीवी ऐसा फॉर्मूला आता है एक, और यहाँ से सीपी का वैल्यू गामा टाइम्स सीवी, तो गामा टाइम्स सीवी, सीवी को इधर ले जाएंगे, कॉमन निकालेंगे तो गामा -1 भी आएगा, उसको नीचे ले जाओ, हो गया फॉर्मूला आ गया एक, जो अगर पढ़ने में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ये ठीक है, चलो नोट कर लो पहले, ये वाला नोट नहीं किया सीवी का फुल फॉर्म। ये पहले। चलो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में जब आप याद कीजिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जब ग्राफ स्केच करना है, इक्वेशन क्या था? पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब जरा से मुझे ये बताओ गामा का वैल्यू क्या होता है? सीपी बाय सीवी, और सीपी का वैल्यू सीवी प्लस आर। तो सीपी बड़ा होगा या सीवी बड़ा होगा? सीपी बड़ा होगा। तो ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है, तो रेशियो 1 के इक्वल, 1 से छोटा या 1 से बड़ा? 1 से बड़ा। तो देखो ये इक्वेशन आप पहचानो, तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू कांस्टेंट बाय x कोऑर्डिनेट, लेकिन x कोऑर्डिनेट का पावर 1 से बड़ा। तो हम लोग यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप का कर्व किसके लिए सुने थे? y इक्वल टू कांस्टेंट बाय x, y इक्वल टू कांस्टेंट बाय x स्क्वायर का ग्राफ भी वैसे ही होना था, y इक्वल टू कांस्टेंट बाय x क्यूब का ग्राफ भी सेम ही होना था। तो यहाँ गामा का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू कांस्टेंट बाय v का पावर गामा, उसका ग्राफ भी सेम ही होना था। तो ग्राफ कैसे बनेगा? वही पुरानी कहानी। ठीक है, से बड़ा है। ग्राफ समझ में आया? चलो अब जब ये ग्राफ हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलो थोड़ा पुरानी ग्राफ्स को याद करते, थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाए। पी वी P1
इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम इज V1, यहाँ का वॉल्यूम V2। चलो बताओ, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का नाम आइसोबारिक, ग्राफ कैसा जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक का ग्राफ कैसा जाएगा? सर लाइन पैरेलल टू पी तो नहीं बदलेगा, पैरेलल लाइन, वॉल्यूम बदलेगा लेकिन पी का वैल्यू नहीं बदलेगा। इस प्रोसेस का नाम आइसोबारिक। ठीक है, चलो आइसोकोरिक, इसका ग्राफ कैसे जाएगा? सर वाई के पैरेलल। जाओ ऊपर के बैठेगा, वॉल्यूम तो बदलने वाला नहीं है, छोड़ दो उसको ऐसे। आइसोथर्मल, y इक्वल टू कांस्टेंट बाय x ना, pv इक्वल टू कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, इसका नाम आइसोथर्मल। ऊपर वाले का नाम आइसोबारिक। आइसोबारिक। अब तीसरा हो गया एडियाबैटिक। ठीक है, इससे और तो सर कोई मतलब ही नहीं था आइसोकोरिक? ना, कांस्टेंट वॉल्यूम। सर आइसोकोरिक कौन सा हुआ? देखा, वॉल्यूम नहीं बदल गया, मतलब ये V1 था तो V1 ही कहेगा, V2 तक जाएगा नहीं ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलो अब बच गया एडियाबैटिक। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में अंतर क्या? तो आइसोथर्मल में क्या होता है, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय V होता है, और इसमें क्या होता है, V का पावर गामा, दोनों में यही अंतर है। और यहाँ गामा का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये ज्यादा चेंज किस में होगा? ऊपर वाले में ना, 1/x का ज्यादा स्पीड पर जाएगा, तो गामा का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसलिए अगर हम लोग एडियाबैटिक देखते हैं तो बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा स्टीपर बनता है, नीचे से जाएगा। इसका नाम सबका ग्राफ समझ में आया? ठीक है, देखो सिंपल सा, आप यहाँ पे एक छोटा सा अलग से इक्वेशन बनाते हैं। हाँ, y और x, दो एक्सिस हो गया, तो पहला ग्राफ ऐसे बनाया गया, तो ये ग्राफ है y इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, नीचे से जाएगा थोड़ा, x का पावर बढ़ गया नीचे से, 1/x³ नीचे से और जाएगा। बिल्कुल, जितना ज्यादा स्टीपर बनता है, जितना ज्यादा पावर, उतना ज्यादा नीचे से जाएगा, स्टीपर ज्यादा, मतलब स्लोप ज्यादा हो जाता है। अच्छा, आपसे पूछेगा y इक्वल टू 1/√x, ये कौन सा ग्राफ होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 के ऊपर, 1 2 के बीच, 2 3 के बीच, 3 से नीचे। y इक्वल टू सर बीच 1/√x, वाला। कौन सा? 1 से ऊपर, पक्का? आराम से सोच के बताओ। y इक्वल टू 1/√x, 1 से ऊपर, 1 2 के बीच, 2 3 के बीच, 3 से नीचे। चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए पावर चाहिए ना, नीचे में x का पावर क्या है? 1, पहला में x का पावर, बताओ इसमें x का पावर क्या है? 1/2 मतलब 0.5, 1 से बड़ा कि छोटा? तो 1 और 2 के बीच में होता तो यहाँ होता ना, तो 1 से भी छोटा है, तो कहाँ जाएगा? पहचान सकते हो अब? हाँ, जो स्लोप वाला समझ नहीं आता। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ये है 1 नंबर, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, x का पावर 1 से बड़ा है 2, नीचे 1/x³, और भी नीचे 1 2 3, समझ में आया? सर नीचे कैसे जा रहा है? स्टीपर होता है, मैथ्स में कहा जाता है जैसे जैसे x का पावर नीचे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप ज्यादा होगा, तो स्लोप ज्यादा होगा तो ग्राफ नीचे की ओर जाएगा।
अब एक वॉल्यूम कर दिया, थोड़ा सा वेट कर, यहाँ पे समझ में आया ये? Yes. लेकिन y इक्वल टू 1/√x अगर बोला गया, ये ग्राफ 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, 3 के नीचे या 1 के ऊपर, तो यहाँ x का पावर रूट मतलब 0.5, तो 1 और 2 के बीच में तो नहीं, उससे भी छोटा है, तो ये ग्राफ थोड़ा और ऊपर से जाएगा। तो y इक्वल टू 1/x स्क्वायर 1/x, कंपैरिजन भी आ गया ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस ये समझने के लिए था। चलो अब यहाँ बताओ, आइसोथर्मल मतलब P इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय V, मतलब V का पावर 1, एडियामेटिक मतलब कांस्टेंट बाय V का पावर गामा, ये पावर में गामा है, मल्टीप्लाई में नहीं, पावर में गामा है, और गामा का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो आइसोथर्मल के ऊपर जाएगा या उसके नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। चलो अब बस आपको ये बताना है, वर्क डन का वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, वर्क डन का वैल्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा वर्क डन, उससे छोटा वर्क डन, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा बताओ? आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो ग्राफ किसके बीच में है? प्रेशर वॉल्यूम, वर्क डन इज एरिया अंडर कर्व। बता दो यार सबसे बड़ा एरिया कौन सा था? आइसोबैरिक। सबसे बड़ा इस लाइन के नीचे, तो सबसे बड़ा वर्क डन P कांस्टेंट, उसके बाद आइसोथर्मल, उससे छोटा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, उसके बाद एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, बिल्कुल, उसके बाद आइसोकोरिक। जीरो वैल्यू, तो जीरो से तो बड़ा ही ना ये है, आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट, कंपैरिजन भी तो हो जाएगा, कंपैरिजन भी तो हो जाएगा, यस सर। ये समझ में आया? यस सर। नहीं निगेटिव में नहीं जाएगा, निगेटिव जाने का मतलब, इसके नीचे जाने का मतलब प्रेशर निगेटिव कभी हो सकता है क्या? नहीं वो नहीं होगा, और टच भी नहीं करेगा, टच करने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, प्रेशर का वैल्यू 0, तो 0 प्रेशर आज तक मिला ही नहीं, अचीव नहीं हो पाया है। प्रेशर कैसे घटता है? जैसे क्लासरूम में है, सब दरवाजे बंद कर दो, वैक्यूम क्लीनर से इसका हवा निकाल दो बाहर, तो वॉल्यूम कम होने का, लेकिन 0 प्रेशर बनाना पॉसिबल आज तक नहीं हो पाया। फंडा समझ में आया ना? चलो इन सब प्रोसेस में एक चीज बच गया, अब कौन सा? सब कुछ हो गया, कौन सा टॉपिक बचा इसमें? वर्क डन। वर्क डन, जो याद करने वाला टर्म है, ठीक है? चलो इसको लिख लियो। देखो वर्क डन के लिए तरीका क्या होना चाहिए, इधर वाले कौन आ रहे हैं? यस। पहला 2 लाइन, ये 3 लाइन, यस सर हो गया। देखो जब आपको यहां बोला गया वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पीडीवी, फॉर्मूला तो यही है, दूसरा तो है ही नहीं, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग पी का वैल्यू को वॉल्यूम के टर्म में लिखने का मतलब इक्वेशन पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के अपॉन वी का पावर गामा डीवी इंटीग्रेशन। अब पूरा इंटीग्रेट करो फिर सॉल्व करो, ठीक है? इतना मेहनत नहीं करेंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे, शॉर्टकट ढूंढते हैं, थोड़ा मेहनत कम करना पड़े तो अच्छा हो जाएगा ना, ठीक है? चलो मेहनत कम करने के लिए डेफिनेशन याद करो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? वर्क डन। अब बताओ डेल क्यू का वैल्यू कितना होता है एडियाबैटिक के लिए? 0। 0। डेल यू का फॉर्मूला एन सी वी डेल टी प्लस वर्क डन। तो बताओ वर्क डन का वैल्यू माइनस एन सी वी डेल टी। हो गया, इजी हो गया। अच्छा सीवी के वैल्यू भी निकाले थे हम लोग गामा के टर्म में, याद है? कॉपी पलटो, देखो देखो क्या था,
पीवी का वैल्यू सर वर्क डन कैसे आया? सर आर बाई गामा माइनस 1। आर अपॉन गामा माइनस 1 डेल टी, टी। बिल्कुल सही। अब ये डेल टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस T2 माइनस T1। तो एनआरटी कुछ जाना पहचाना नहीं है, कहां से? पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये क्या बता दें? चलो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एन आर डेल टी है, तो पीवी इक्वल टू एन आर डेल टी होता है? नहीं, पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो इसको चाहे तो ऐसा नहीं सेम लोग, माइनस एन आर T2 माइनस अपॉन, चलो बताओ इसके अकॉर्डिंग एन आर टी का वैल्यू पीवी, लेकिन 2 है तो P2 V2 पीवी पे केवल है ना। एन आर T1 नीचे में गामा माइनस 1, तो ये फाइनल वैल्यू, लेकिन देखो माइनस साइन है, तो पहले कौन आएगा? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन, याद करने के लिए फॉर्मूला W का ये, दूसरा ये वाला फॉर्मूला माइनस एन आर डेल टी अपॉन ठीक है। अब बोलेंगे कि यहां से जब इंटीग्रेट करेंगे PdV का वैल्यू, ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे और P का वैल्यू कांस्टेंट बाय V का पावर गामा dV लेके इंटीग्रेट करेंगे तो भी आंसर यही आता है। ठीक है, हम लोग करके दिखाएंगे, नहीं बोलेंगे आता है, कोई बोलेगा नहीं आता है तो करके देख लो।